हाँ जी, डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद आसिफ बुखारी है और मैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब। ये आप लोगों के सुपरवाइज़र हैं। तो कल 14 को और 15 को आपके वाइवा स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताना है कि आप वाइवा में किस किस्म के सवालात आएंगे, और आज जो है आप अपने अपने थीसिस को चेक भी कर लें कि उस पर क्या क्या चीज़ें देखनी है आपने, और कल इस बारे में आपसे जो है डॉक्टर हाफिज़ अतर साहब सवालात भी करेंगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा, थीसिस के कितने हिस्से होते हैं? थीसिस के कुल 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी पार्ट मीन्स, दूसरा पार्ट होता है इसका मेन बॉडी, और तीसरे पार्ट में इसके अपेंडिसेस, इन्हीं के अंदर रेफरेंस वगैरह भी शामिल होते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लें कि पार्ट्स ऑफ थीसिस कितने होते हैं? 3। एक होता है इब्तदाई हिस्सा। इब्तदाई हिस्से में सबसे पहला पेज हम देते हैं अपना टाइटल पेज। टाइटल पेज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दीगर चीज़ें, उसके बाद फॉरवर्डिंग सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट होती है, और दीगर सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं आपके लिए कि आप मतलब थीसिस के पहले हिस्से में वो सारी चीज़ें देते हैं। थीसिस को फॉरवर्ड करने के लिए बनाने पे जो एफ़र्ट्स हुई वो सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट भी इसी पहले हिस्से में आता है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो समरी होती है, किसी भी थीसिस की समरी होती है। जब आप किसी भी थीसिस को जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, तो आप उसका जो एब्स्ट्रैक्ट वाला पेज है जस्ट उसी को पढ़ लें, तो आपको सारा पता चल जाएगा कि इस थीसिस में है क्या, क्या क्या किया गया, सारा प्रोसेस आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं, स्पेशली मेन बॉडी को चेक करते हैं, क्योंकि आपसे जो कल क्वेश्चन होने वाले हैं वो मेन बॉडी से मुतल्लिक होंगे, और ये जो थर्ड पार्ट है इसके बारे में। फर्स्ट पार्ट के बारे में इतना क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, जस्ट वो पूछ लेंगे कि आप मतलब किसकी मदद से किया, ग्रुप क्या क्या था। तो नेक्स्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात हो सकती है कि आपके थीसिस का खुलासा क्या है, समरी ऑफ द थीसिस क्या है, फर्स्ट में हो सकता है। अब हम देखते हैं मेन बॉडी को। जो मेन बॉडी होती है comprises of 5 chapters। मेरा ख्याल है अगर हम इनको अलग-अलग देख लें तो बेहतर है, ज़्यादा बेहतर होगा। इसको मैं हटा देता हूँ और मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर वाइज क्या सिस्टम। ये लिख लिया आप लोगों ने? ये मेन बॉडी की तरफ आ रहा हूँ मैं, जो हमारे थीसिस का दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चैप्टर नंबर 1 हमारा होगा इंट्रोडक्शन। आपने अपना थीसिस उठाना है और उस पर चेक करना है क्या इंट्रोडक्शन में ये वाली चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि बैकग्राउंड दिया गया है। ज़रूरी नहीं है कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी की वहाँ पे हेडिंग मौजूद हो। हेडिंग ना भी मौजूद हो तो आपने देखना है कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के क्या 2-1 सफ़े लिखे गए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग मौजूद होगी, उसके बाद 1-1.5-2 सफ़ा लिखा हुआ होगा, 3 भी हो सकते हैं। आपने वो चेक करना है घर जाके, या जहाँ भी तशरीफ़ फरमाए वहाँ बैठ के देखें कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है। दूसरे नंबर पे आप आएंगे, देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होती है। यानी सबसे पहले जैसे आप प्रॉब्लम ढूंढते हैं तो उसके बाद उस प्रॉब्लम को
एक स्टेटमेंट की सूरत में लिखते हैं कि कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ फलां जो भी टॉपिक आपका है, तो इट वाज अ नीड टू एग्जामिन दिस फलां फलां जो भी है। ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम बताना चाहते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, जिस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करना है उसको बाकायदा 4-5 लाइनों के अंदर हम लिख देते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ये आपने चेक करना है कि आपके यहाँ क्या क्या चीज़ कम है। ठीक है जी। नंबर 3 पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ये आप जो थीसिस लिख रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स 3, 4, 5 जो भी दिए होंगे आपने देखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उससे पहले हम टू लगाते हैं, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू इन्वेस्टिगेट, टू नो, टू स्टडी, टू इंक्वायर वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती होती हैं कि आपके जो मकासद हैं 4 हैं या 5 हैं वो दरअसल हैं क्या। अच्छा जी। नंबर 4 पे आप लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी यानी ये आपने बताना है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने जो थीसिस लिखा है इसको किस किस को बेनिफिट मिलेगा। ये अगर स्टडी फ़ायदामंद है तो उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग कौन हैं? टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, या कौन लोग हैं? यानी आपके इस थीसिस का लिखने का मकसद क्या है, मतलब ये अब किस किस को फ़ायदा दे रहा है। सॉरी, मकसद तो आपके आ गया ना ऑब्जेक्टिव में, क्या आप ये लिख क्यों रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, क्या चीज़ मालूम करना चाहते हैं, किस तरह की स्टडी करना चाहते हैं, कोई कंपैरिजन करना है, कोई इम्पैक्ट चेक करना है, कोई रिलेशनशिप चेक करना है दो चीज़ों के बारे में, वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। और सिग्निफिकेंस में आपने बताना है कि मेरी स्टडी इन स्टेक होल्डर, आप समझते हैं ना स्टेक होल्डर क्या आते हैं, उसमें आप देखें ना टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, गवर्नमेंट भी है, पॉलिसी मेकर्स भी हैं, सब। तो हमने देखना है कि ये हमारी स्टडी किस किस को फ़ायदा दे रही है, ये आपने इसमें बयान करना होता है। नंबर 5 पे अगर आप अपनी स्टडी को डीलिमिट कर दें, डीलिमिटेशन से मुराद ये होता है कि आपकी जो स्टडी है वो किस एरिया तक महदूद रहेगी, किसी सिटी तक महदूद रहेगी, किसी स्कूल तक महदूद रहेगी, किसी इदारे तक महदूद रहेगी, ये उसको डीलिमिट कर देना है। अगर वो ज़िले में है तो ज़िले तक महदूद कर दें, तहसील तक है तो उस पर कर दें, अगर सिटी पे है तो उसको कर दें, अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन पे है तो वो भी आपने बयान करना है कि हमारी स्टडी जो है वो इस एरिया को, इस इंस्टीट्यूट को कवर कर रही है। नेक्स्ट आप पॉपुलेशन बताएंगे अपनी। सैंपल बताएंगे। पॉपुलेशन जो है वो आप समझते ही हैं कि मिसाल के तौर पे आप एक चीज़ है वो 10 स्कूलों पे आपने अप्लाई करनी है। फ़र्ज़ किया वो डिस्ट्रिक्ट भावलपुर है, डिस्ट्रिक्ट भावलपुर के स्कूलों के अंदर आपने एक रुझान को चेक करना है। तो अगर वो सेकेंडरी स्कूल हैं तो पहले तो आप देखेंगे कि आपके सेकेंडरी स्कूल टोटल हैं कितने भावलपुर में। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी 10 स्कूल हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये 10 स्कूल आपकी पॉपुलेशन है। अब किससे आपने क्वेश्चन करना है? आपने अगर क्वेश्चन करना है टीचर्स से, आपने जो क्वेश्चन बनाया है या जो भी चीज़ आपका रिसर्च टूल है जिसे हम कहते हैं, तो उसके बारे में आप जो है ना वो बताएंगे कि ये टीचर्स या स्टूडेंट्स, उनकी एक्यूरेट तादाद देने की कोशिश करें। और बाज़ औक़ात हम यूँ लिख देते हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी क्लासेस ऑफ भावलपुर स्कूल्स इन भावलपुर, या कह देते हैं ऑल द टीचर्स इन स्कूल्स सेकेंडरी स्कूल्स एट भावलपुर। इस तरह भी लिख देते हैं। वो इसलिए हम लिखते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बताएं कि जिस स्कूल के बारे में दे रहा हूँ उसके अंदर 10 टीचर हैं, 20 टीचर हैं या 500 स्टूडेंट हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। ये हो गई आपकी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बाद सैंपल है। अब सारी पॉपुलेशन से तो हम बात नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमें कुछ सैंपल लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अब सैंपल आपने
फ़र्ज़ किया अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो आपने उसमें से 20 का सैंपल ले लिया, और अगर टीचर्स 10 हैं 20 हैं तो आपने उनमें से 2 4 5 को जो है डिस्कस करना है। ये आपका सैंपल होगा, यानी सैंपल वो है जो ऑपरेशन से गुजरेगा, मीन्स के जिससे आप सवालात करेंगे, जिससे आप इंटरव्यू करेंगे, ये वो होता है सैंपल जिससे डायरेक्टली आपने कांटेक्ट करना है और अपना डाटा इकट्ठा करना है। उसके बाद आपने देखना है मेथडोलॉजी। अब मेथडोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये बताना है कि जो हमारी रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। ठीक है जी, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, या फिर यूं भी आप कह सकते हैं कि जी मिक्स्ड है। आप लोगों की जितनी भी हैं तकरीबन वो मिक्स्ड हैं, उसमें क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव में दोनों डाटा डाले गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी जो रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है या एक्सपेरिमेंटल है। तो ये आप सबकी ना डिस्क्रिप्टिव है। मैं वजाहत कर देता हूँ कि होती क्या क्या है। डिस्क्रिप्टिव जो आपकी रिसर्च होती है वो आपके मौजूदा दौर के मसले को डिस्कस करती है। हिस्टोरिकल में माजी में अगर कोई था इशू तो उसको, और एक्सपेरिमेंटल में जिस तरह आप देखते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अच्छा कौन सा है, उर्दू है या इंग्लिश है, तो इनके लिए फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, उसके ऊपर अपने तजर्बात करते हैं और उस पर रिज़ल्ट निकालते हैं। ठीक है जी। मेथडोलॉजी में आपने पहले तो बताना है कि हमारी रिसर्च का डिज़ाइन क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, किस तरह का है। फिर आप बताएंगे कि टूल कैसे टूल की डेवलपमेंट कैसे की। फिर बताएंगे कि डाटा कलेक्शन कैसे की गई। फिर बताएंगे डाटा एनालिसिस कैसे किया। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे कल पूछे जाएंगे। वो कहेंगे जी आपने टूल डेवलप कैसे किया। अगर तो आपका क्वेश्चनर है वो अपेंडिसेस में मौजूद होगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में मौजूद होगा अपेंडिसेस में। वो कहेंगे जी आपने टूल कहाँ से लिया या टूल डेवलप कैसे किया, अगर क्वेश्चनर है। और अगर आपने टूल किसी से लिया है तो आप बयान करेंगे कि हमने टूल वहाँ से लिया, किसी और थीसिस वाले से हमने इजाज़त लेके उसका टूल यूज़ किया, या फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हम अपने सुपरवाइज़र के साथ मिलके हमने अपना टूल बनाया। टूल क्या होता है भला? क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन शीट, सर्वे फॉर्म वगैरह। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चनर है आपके यहाँ, सब क्या ना क्वेश्चनर। सवालनामा। क्वेश्चनर आपने बताना कैसे है कि हमने कैसे डेवलप किया। आपने कहना जी हमने अपने सुपरवाइज़र के साथ मिलके क्वेश्चनर बनाया। और फिर इसकी दो चीज़ें चेक होती हैं, एक वैलिडिटी, एक रिलायबिलिटी। तो अब आपने बताना है कि क्वेश्चनर बनाने के बाद अब इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ तरीके किए। नंबर 1 पायलट टेस्टिंग होती है। नंबर 1 पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग ये होती है कि आप किसी भी क्लास में जिस तरह के आप अपना सैंपल लेते हैं उस तरह की किसी क्लास को दे के देखें और चेक करें कि क्या आपके रिज़ल्ट्स मतलूबा उसी तरह आ रहे हैं जिस तरह आप चाहते थे। अगर नहीं आ रहे तो फिर उसमें तब्दीली करें, वो आप समझ जाएं कि ये मेरा वैलिड टूल नहीं है। अगर सही आ रहा है तो समझे वैलिड है। दूसरा होता है पीयर रिव्यू। पीयर जैसे आप फेलोज़ बैठे, आप सारे एक दूसरे के पीयर हैं, आप एक दूसरे को दिखाते हैं, आप कहते हैं देखिए मेरा ये टूल है, मेरा ये क्वेश्चनर है, आप क्या समझते हैं कि ये मेरे क्वेश्चन ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई कमी पेशी है तो उसको दुरुस्त किया जाए। और तीसरी चीज़ जो होती है वो है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन ये होती है कि आप अपने असातिज़ा कराम जितने भी हैं यूनिवर्सिटी के, इंस्टीट्यूट के, जो PhDs हैं, MPhil हैं, उन लोगों को जाके वो दिखाएं अपना क्वेश्चनर, उनसे उसकी राय लें, उसके बारे में राय लें। अगर वो अच्छी राय देते हैं इट मीन्स कि आपका टूल वैलिड है।
कम से कम 5 टीचर से आप कंसल्ट करें। फिर उसके बाद ये आपका अब टूल जो है वैलिड करार पाया। टूल जब वैलिड हो गया फिर आप उसको अब डाटा कलेक्शन पे लगाएंगे। ठीक है जी, टूल डेवलप कर लिया, क्वेश्चनएयर बन गया, अब डाटा कलेक्शन भाई आप कैसे करेंगे? ठीक है, डाटा कलेक्शन कैसे की आप बताएंगे कि मैंने इतने क्वेश्चनएयर जो हैं फ़लाँ फ़लाँ स्कूल में भेजे, ठीक है, उन्होंने उसको पुर कर दिया और ये उनके जवाबात और उनके जवाबात मुझे सही तरह मौसूल हो गए। उसके बाद डाटा एनालिसिस कैसे करें? कैसे किया आपने डाटा एनालिसिस? देखें 2-3 चीज़ें आप याद रखें। जब हम किसी चीज़ का इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं, कंपैरिजन चेक कर रहे होते हैं, या रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, 3 चीज़ें, इम्पैक्ट, एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट क्या है, या 2 चीज़ों का कंपैरिजन, इसके बाद या 2 चीज़ों का आपस में रिलेशन क्या है। तो जब हम इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं तो हम करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एक टर्म है। कंपैरिजन आप करते हैं टी टेस्ट से, और कोरिलेशन से आप 2 चीज़ों का रिलेशनशिप मालूम करते हैं। तो आप अपने टॉपिक्स देखेंगे, अगर वो इम्पैक्ट है तो आपके जहन में होना चाहिए कि हमने रिग्रेशन एनालिसिस लगाया। ठीक है जी, अब वो आपसे पूछेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस कैसे लगाया, आप कहेंगे जी थोड़ा बहुत हमें टीचर ने बताया लेकिन हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह नहीं जानते थे, उन्होंने ही खुद अप्लाई करके हमें दे दिया, उन्होंने डाटा एनालिसिस में हमारी मदद की। ये आपने अपनी जान छुड़ा लेनी है, सारा मलबा आपने सुपरवाइज़र पे डाल देना है, क्योंकि डाटा एनालिसिस आपके हम इतने माहिर नहीं थे और वक्त की किल्लत थी। तो हमारे उस्ताद कराम ने हमारे साथ तावन करते हुए रिग्रेशन एनालिसिस या जो भी कुछ किया, टी टेस्ट लगाया या कोरिलेशन किया, ये सब हमें उन्होंने एनालाइज करके दिया। ठीक है जी, आपको यहाँ समझ आ गई कि टूल कैसे डेवलपमेंट, टूल के बारे में बात हो गई, डाटा कैसे कलेक्ट करना है वो आपने बता दिया। डाटा एनालिसिस में आपने बताना है कि हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया वो है SPSS। SPSS किसके लिए स्टैंड्स फॉर? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ये आपने बताना है कि हमने SPSS का इस्तेमाल किया और इस तरह डाटा एनालाइज किया। फिर आ जाती हैं कुछ डिफरेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहाँ पे जो लास्ट चीज़ है ना हमारी, वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी, साथ में उनकी डेफिनेशंस दी गई होंगी। ठीक है, अब देखें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे कल कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना, सबसे पहला सवाल। ठीक है, उसके क्यों चुना के बाद आपको कहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक है, उसके बाद किस किस को फ़ायदा हो सकता है, फिर वो डायरेक्ट पूछेंगे इसका मेथड क्या है। ठीक है, 4 सवाल हो गए। पहला सवाल टॉपिक चूज़ क्यों किया, दूसरा सवाल आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तीसरा उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये तकरीबन वही सवाल आ गया ना कि आपने क्यों चुना, टॉपिक क्यों चुना, उसी में सिग्निफिकेंस का भी आइडिया आ गया। फिर वो बता रहे हैं कि आपकी स्टडी महदूद कहाँ तक थी, यानी मेथोडोलॉजी फिर सारी आ गई। ये सारी मेथोडोलॉजी चल रही है ना कि आपकी स्टडी महदूद कहाँ तक थी, पॉपुलेशन फिर आपने कैसे ली, सैंपल कैसे लिया, उसके बाद किस किस तरीके से आपने टूल को डेवलपमेंट किया, उसको वैलिड किया, और फिर डाटा कलेक्ट कैसे किया वो तरीका बताएं। उसके बाद डाटा एनालिसिस कैसे किया गया वो तरीका बताएं। और फिर लास्ट में ये तो हो गए सवालात मेथड। आपने देखना है कि आपके यहाँ कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं या कोई टर्म्स हैं, उनकी कोई आपको डेफिनेशंस दी गई हैं, नहीं भी दी गई तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो वो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है पहला। ठीक है जी, अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ चले जाएंगे।
जी, अगर नोट कर लिया तो मैं इसे मिटाऊँ। चैप्टर नंबर 2 हमारा होता है लिटरेचर रिव्यू। ये वो चैप्टर है जिसके बारे में आपसे किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा, और ये सबसे बड़ा चैप्टर होता है आपके थीसिस में, लेकिन इसके बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ बातें आप इसकी पहले सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में कर चुके होंगे, आप बता चुके होंगे। जब आपसे पूछेंगे ना कि हम आपने ये टॉपिक क्यों चुना, तो आप बताएंगे कि ये टॉपिक्स मैं इसलिए लिया, मैंने देखा कि इस चीज़ में ये खला बाकी था जिसको मैंने समझा कि मैं अपनी रिसर्च से पुर करने की कोशिश करूं, ठीक है जी। तो तीसरा चैप्टर जो है वो आपसे तफसीली डिस्कस होगा, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। मेथोडोलॉजी में फिर वही बात आप बताएंगे, पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग, यानी कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया। फिर उसके बाद वही बात टूल डेवलपमेंट, और मार्कर है देखें, जफर साहब से पूछे जी। अच्छा जी, टूल डेवलपमेंट के बाद जैसे मैंने आपको बताया डाटा कलेक्शन, फिर वही डाटा एनालिसिस, वो जो आपने इंट्रोडक्शन में दिया था ना वो तो मुख्तसर दिया था, लेकिन यहाँ पे अब आप डिटेल देंगे पूरी की पूरी सही तरीके से। उधर तो ये लिखा ना यूं इकट्ठा किया, इधर वाजे करेंगे इतने पार्टिसिपेंट्स थे, टीचर इतने थे, उन सबको सवालनामा दिया, उनमें से इतने के जवाब वापस मिले, फिर उससे हमने जो है ना डाटा को इस तरीके से ये तरीके करके एनालाइज किया। सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी थी, रिसर्च डिज़ाइन क्या था, डिस्क्रिप्टिव थी, क्वालिटेटिव थी, सारी चीज़ें वही हैं लेकिन इन डिटेल होगी। ये आपका तीसरा चैप्टर हो गया जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सारा आपका जो वाइवा होता है ना वो उसमें टोटल मेथडोलॉजी पे ये आपने बेसिकली ये किया कैसे, ये सारी बातें होंगी। चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, डिस्कशंस, उसके बाद आपके पास है रिकमेंडेशन। ये 4 हेडिंग्स होती हैं, यानी आपने अब डाटा एनालिसिस करना है, सारे टेबल्स आप इसी में बनाएंगे जी। टेबुलेशन सारी इसी में होगी, जितने आपके क्वेश्चन होते हैं सारी टेबुलेशन इसी में होगी और डाटा एनालाइज करके बताया गया होगा। फाइंडिंग्स आपने बतानी है, आपको फाइंड क्या किया, आखिर रिसर्च हो, इसके बाद फाइंडिंग्स क्या थी, कंक्लूजन क्या निकले जी आपके, सेम चीज़ होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखना होता है। डिस्कशन से मुराद ये है कि दौराने रिसर्च, जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे आपके साथ क्या क्या आपको फेस करना पड़ा, ये सारी डिस्कशन होती है। किसी भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है जिससे आप मिलने के लिए गए, जो आपका रिस्पोंडेंट है, उसने आपके साथ कैसा बिहेव किया या सवाल जवाब कैसे हुए, अगर आप कोई डिस्कस करना चाहें इस बारे में तो वो डिस्कशन में करेंगे। रिकमेंडेशन का मतलब ये है, अब रिसर्च होगी आपकी कंप्लीट, लेकिन अब ये आप चाहते हैं, सॉरी 5th चैप्टर को मैंने उठा, अब लास्ट में क्या होगा,
अपेंडिसेस, इसमें सबसे पहले जो है ना रेफरेंस होता है। अच्छा, अब आपसे ना रेफरेंस बिब्लियोग्राफी के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। कोई जानता है रेफरेंस क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है? सोर्स होता है जहाँ से डाटा कलेक्ट किया होता है। नहीं, सोर्स तो दोनों है, रेफरेंस भी सोर्स है, बिब्लियोग्राफी भी सोर्स ही है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? एपीएस स्टाइल करते हैं बिब्लियोग्राफी। नहीं, एपीएस स्टाइल एक डिफरेंट चीज़ है। मैं इन दोनों में फ़र्क, यानी इसको डिफाइन करें, इसको डिफाइन करें। रेफरेंस वो होती है जहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, बिब्लियोग्राफी मतलब लिंक्स होते हैं आई गेस। आप बताएं, किसी को इस बारे में आइडिया? देखें, बिब्लियोग्राफी का मतलब है कि हमने, फ़र्ज़ करें आप किसी चीज़ पर लिख रहे हैं, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, वो सारी शामिल हो गई बिब्लियोग्राफी में। ठीक है, जिन चीज़ों को, जिनके आपने बातें अंदर थीसिस के अंदर कोट कर दी, वो रेफरेंस है। हाँ, यानी बिब्लियोग्राफी ज़रा ब्रॉड सेंस में लें, इसमें रेफरेंस भी आ जाते हैं और वो चीज़ें जो आपने नहीं लिखी वो भी सब आ जाता है। बिब्लियोग्राफी एक ब्रॉड बड़ी चीज़ है, उसमें रेफरेंसेस, लेकिन अगर सिर्फ वही चीज़ें जो आपने अपने थीसिस के अंदर जिनको कोट किया है, अगर सिर्फ उन्हीं का हवाला देंगे, वो कहलाएगा रेफरेंस। बिब्लियोग्राफी में जिनका आपने अंदर कोट किया है, कोटेशन दी है, वो भी, और जो आपने नहीं कोट किया लेकिन आपने पढ़ा, वो सब लिखेंगे बिब्लियोग्राफी। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चनर वगैरह आपने जो दिया होगा, आपने जो टूल यूज़ किया है, वो क्वेश्चनर एंड ये रेफरेंसेस में, सॉरी अपेंडेंसेस में, ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी। ठीक है जी। अब आपको पहले तो पता लग गया कि थीसिस जो है ना वो 5 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होता है। और सवालात क्या होंगे? सवालात जाहिर बात है इतना टाइम नहीं है सर, एक जो वाइवा है वो 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट। मेरे ख्याल 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं आप, 3 स्टूडेंट्स हैं, तो बमुश्किल एक स्टूडेंट के पास 3 मिनट का टाइम आएगा। लेकिन यह है कि आपने जो है उसको संभालना है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, दोबारा सुन लें। पहले आपसे पूछा जाएगा ये टॉपिक क्यों चुना। दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव्स, जाते ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को रट्टा मार लें। ये मेन क्वेश्चन है जिसको, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप अपना एब्स्ट्रैक्ट अच्छी तरह देख लें। एब्स्ट्रैक्ट आपको याद है ना वो, क्योंकि आपके पूरे थीसिस की समरी है। ठीक है, पहला सवाल टॉपिक क्यों चूज़ किया, दूसरा सवाल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तीसरा सवाल इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। देखा जाए तो ये पहले सवाल से टच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आपने ये जो मेथड है, इसका मेथड, पूरी रिसर्च कंडक्ट करने का तरीका क्या था, क्या क्या किया आपने, स्टडी को डीलिमिट कहाँ तक किया, कौन कौन से स्कूल लिए। ठीक है, और आपसे अच्छा 2 वेरिएबल होते हैं ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। वो वेरिएबल आपसे पूछे जाएंगे। वो आपका टाइटल आपको याद होगा ना, तो उसमें टाइटल में आपको पता चल जाएगा, जो आपका पहले पेज पे मौजूद होगा, उससे पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ का असर, किस चीज़ का रिलेशनशिप, किस चीज़ का कंपैरिजन करना चाहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट मेथडोलॉजी के बाद फिर मैंने बताया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से कोई कंसर्न नहीं है, तो ये पूछ सकते हैं कि क्या सोर्स किया, किताबें पढ़ी, क्या क्या किया, ऐसे किया। आप बताएंगे मैंने इंटरनेट पे रिसर्चेस, पुरानी रिसर्चेस पढ़ी। ठीक है जी, उनसे कुछ आइडियाज़ लिए। फिर आखिर में बात आएगी आपने डाटा एनालिसिस कैसे किया, डाटा कलेक्ट कैसे किया, डाटा एनालिसिस कैसे किया। देखिए मेथडोलॉजी में पॉपुलेशन, सैंपल, क्वेश्चनेयर कैसे बनाया, उसकी वैलिडिटी कैसे चेक की, डाटा कलेक्ट कैसे किया, डाटा एनालाइज कैसे किया, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद फिर आप कहेंगे अब मज़ीद आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं। फाइंडिंग, कंक्लूजन्स पूछेंगे ना, आखिर आपने क्या फाइंड किया, तो फिर आप जो चेक करना चाहते थे, आप अपना ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना। वो कहेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्टिव था, तो क्या नतीजा निकला, आपने क्या, उसका नतीजा क्या निकाला। हर ऑब्जेक्टिव के मुतालिक आपसे पूछ सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आया, फिर आप उसके रिज़ल्ट बताएंगे।
रिज़ल्ट बताने के बाद वो कहेंगे अब आप रिकमेंड क्या करते हैं और क्यों कर रहे हैं रिकमेंड। ठीक है, ये चंद एक सवाल हैं जो वाइवा के अंदर होंगे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप बिल्कुल तसल्ली से दें। उस्ताद मोहतरम है मेरे, मैं उनसे अभी फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, वो इंशाल्लाह आपसे अच्छा पेश आएंगे और पॉजिटिवली आपका जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद आप जो भी 3 लोग वहाँ बैठे होंगे वो आपको बताएंगे कि इसके अंदर फ़लाँ फ़लाँ तब्दीली करें। देख लीजिए, कोई गोली नहीं मार देनी उन्होंने आपको, ना उन्होंने आपका थीसिस रिजेक्ट करना है, याद रखें इस बात को। ठीक है, उन्होंने कहना है कि आपके यहाँ ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, आप फ़ौरन उसको नोट करते जाएं। नोट करने के बाद आपने हमें बताना है, हमने उसको 1 वीक 2 वीक के अंदर हमें एक टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर हम उसको सेट करने के बाद उसको हार्ड बाइंडिंग्स में देने के बाद हम मतलब बाकी काम हमारा बाद का है। ठीक है, वाइवा का ये मतलब नहीं है कि वाइवा रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट नहीं होता। वाइवा का मतलब होता है कि अभी भी कोई तब्दीली करनी है, अभी भी कोई ख़राबी रह गई है तो वो मज़ीद दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, अगर वो ऐसा बताएंगे तो आप नोट कर लेंगे। के पास हमारे जो है वो थीसिस की कॉपी मौजूद होगी। किसके पास? आपके पास? नहीं, जो वो है। हाँ हाँ, उनके पास आपका थीसिस वहीं पड़ा होगा। वो थीसिस आपका खोल के बैठेंगे, पेज वो पलटते जाएंगे और आपसे सवाल करते जाएंगे। इसलिए जाते ही आपने पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर ख़ास तौर पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है सर, जैसे आपने अभी कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम किस तरह लिंक करेंगे टॉपिक के साथ, वो थोड़ा सा जी, आपका टॉपिक क्या है पहले उस पर डिस्कस करते हैं। जी बताएं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिसिप्लिन इन प्राइमरी लेवल। हाँ जी ठीक है, प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली सही देख के बताएं मुझे। Study about the problems of indiscipline in classroom at primary level। जी, अब इसमें देखें 3 चीज़ें आ गई। एक तो लेवल आ गया प्राइमरी, इनडिसिप्लिन है, और प्राइमरी लेवल पे है। क्लासरूम में इनडिसिप्लिन आपका दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, आप यूँ लिखते ना अगर के इनडिसिप्लिन का स्टूडेंट पे असरात क्या हैं, फिर आपके 2 हो जाते ना। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है इनडिसिप्लिन और डिपेंडेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अब भी अगर देखा जाए तो क्लासरूम को हम कह सकते हैं, क्लासरूम में क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट हमारे डिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, इनडिसिप्लिन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जी। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछेंगे ना आपके वेरिएबल क्या हैं। आपके टॉपिक में 2 बातें ख़ास तौर पे होती हैं ना, आपने वो 2 बातें देखनी है क्या क्या है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? देखिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अपने थीसिस का जाके पहला तीसरा इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद मेरा नंबर सर ने आपको दे रखा है, आप मुझसे डिस्कस करेंगे मेरे थीसिस में ये कमी है। वैसे कल हम इंशाल्लाह 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, नहीं कोई इस चीज़ को इशू ना बनाए, बिल्कुल ना देखें इसमें वो है कि इंटरव्यू पे तो और फिर चेंजेस भी काफ़ी वो नहीं है, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें और हमारे टॉपिक से भी रिलेट नहीं। मैं उसको स्पेशली देख के ना आपको ईमेल कर दूंगा, आप मुझे ईमेल सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आपने मुझे कल भी भेजा था कि मेरा ये थीसिस है, हाँ, तो उसको मैं चेक करके मज़ीद उसको आपकी तरफ सेंड कर दूँगा। क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट में भी हमारा वो नहीं आ रहा, टोटली चेंज है। चलें ठीक है, ठीक हो गया। हमारा टॉपिक है सोशल एटिकेट, सॉलिडारिटी, टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो ये टोटली जो है ना उससे डिफरेंट हो रहा है और इसके अंदर भी जो है ना सारा चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसको हम पहले ही दुरुस्त कर लेंगे। ठीक है, उसको आपकी सेटिंग कंप्लीट होगी, डोंट वरी। ठीक है जी, अब इसको क्लोज कर दें। सर आपने क्या बताया, स्टूडेंट डिपेंडेंट होंगे और क्लास में इनडिसिप्लिन जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो